सबसे पहले तो अपने दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हूं, आवाज में खरखराहट है, तबीयत नासाज है, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा आज आप लोगों को मेरी आवाज को। एक देश, एक राष्ट्र, एक चुनाव। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की कमेटी ने रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब बिल लाया जाएगा, बिल पास कराया जाएगा, प्रक्रियाएं अभी बाकी हैं, लेकिन उसको लेकर विवाद उपजने लगे हैं। आखिर विवाद क्यों? तर्क संगत विवाद होने भी चाहिए। लोकतंत्र है, सभी विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन मिलेगा, बहुमत के बाद ही यह फैसला हो पाएगा। राज्यों की सहमति जरूरी है इसके लिए कि पूरे देश में एक साथ लोकसभा चुनाव भी हो और राज्यों की विधानसभा चुनाव भी हो। व्यवस्था ये पहले भी रही है, अब लोगों को कितनी जानकारी है व्यवस्था की, लेकिन ये व्यवस्था पहले भी पालन हो चुकी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। वन नेशन वन इलेक्शन पर आगे बढ़ी मोदी सरकार। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार आगे बढ़ी है। मोदी कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। पीएम मोदी ने भारतीय लोकतंत्र को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम बताया है। A large number of political parties across the political spectrum have actually supported the One Nation, One Election initiative. When they interacted with the high-level committee, they gave their inputs in a very succinct manner, with a lot of clarity. Our government believes in creating a consensus on items which affect our democracy, our nation in the long run. वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। संसद के शीतकालीन सत्र में पेश हो सकता है बिल। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में गठित कमेटी ने सौंपी थी रिपोर्ट। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ कराने का प्रस्ताव। दूसरे चरण में स्थानीय निकाय का चुनाव भी साथ कराने का प्रस्ताव। समिति ने 62 राजनीतिक पार्टियों से किया था संपर्क। 32 राजनीतिक दलों का मिला था समर्थन, 15 दल कर रहे विरोध। बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। ये तो प्रत्यक्ष रूप से जो खर्च होता है एक अलग है, अब प्रत्यक्ष रूप से कितना खर्च होता है। जो भी नेता हेलीकॉप्टर से जाते हैं, आते हैं, सिक्योरिटी है, तरह तरह की चीजें खर्च होती है। यदि इसको जोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ी राशि होती है। इसलिए देश के अंदर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव हो तो इस देश के सुनहरे भविष्य के लिए अच्छा है। सभी चुनाव एक साथ होने से सामान्य नागरिक जीवन को भी लाभ मिलेगा और देश के विकास की गति भी और तेज होने का। संसद में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश करेगी मोदी सरकार। संविधान संशोधन बिल को 2/3 सदस्यों का समर्थन जरूरी। लोकसभा में बिल पास कराने के लिए 362 सांसदों का समर्थन चाहिए। राज्यसभा में 163 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी। संसद से पास होने के बाद 15 राज्यों के विधानसभा से अनुमोदन जरूरी। 15 राज्यों के विधानसभा के अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बनेगा। कांग्रेस और जेएमएम समेत कई पार्टियां एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध कर रही हैं। अरे जो व्यक्ति एक राज्य में एक फेज में चुनाव नहीं करा सकता है, जो 2 राज्यों का चुनाव होना था उसमें चुनाव के तारीख में तब्दीली हो रही है, हर निर्णय 5 दिन के बाद वापस लेने पड़ रहे हैं, तो उसमें इस तरह का ऐसी गुफा चलता रहेगा। इसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। क्या इससे सरकारें स्थिर रह पाएंगी? जहां 2028 में जिन विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, 27 में कार्यकाल समाप्त हो रहा है, क्या वहां पर केंद्र सरकार का शासन रहेगा 2 साल तक और वो अपने अनुरूप चुनाव की तैयारी करेगी? ये बहुत खतरनाक है। इस देश में जो लोग भी जमहूरियत, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, आज उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती। वन नेशन वन इलेक्शन पर एक और सियासत जारी है, लेकिन रांची के लोगों ने इसका पुरजोर समर्थन किया है।
वन नेशन वन इलेक्शन तो बहुत ही देश के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है उसमें काफ़ी बचत होगी। बहुत अच्छी बात है ये तो, अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है और मोदी जी के रहते हुए सब कुछ अच्छा होगा। देश के हित के लिए तो यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार की ये अहमियत है कि देश के विकास के लिए काफ़ी जो बजट होगा उससे देश का विकास होगा। बहुत अच्छा रहेगा, गवर्नेंस पे ज़्यादा ध्यान रहेगा गवर्नमेंट का, जो हर समय गवर्नमेंट फॉर्मेशन में हर एक स्टेट में अलग अलग जगह पर फोकस जाता है लोगों का, पॉलिटिशियंस का, तो उसी की पार्टीज फॉर्मेशन में उनका पूरा ध्यान रहता है, तो पॉलिसीज़ में और सारे कंट्री के जो भी चीज़ चल रहा है मुद्दों पे लोगों के लिए ज़्यादा ध्यान देंगे वो लोग। फिलहाल केंद्र सरकार चुनने के लिए अलग वोटिंग होती है, वहीं राज्यों के चुनाव भी अलग अलग होते हैं, लेकिन एक देश एक चुनाव लागू होने से खर्च के साथ संसाधनों की भी बचत होगी। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास कराना आसान नहीं होगा। रांची से रुचि और राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो बिल पास कराना आसान नहीं होगा। 362 सांसदों का समर्थन चाहिए, राज्यसभा में भी 163 सांसदों का समर्थन चाहिए, और विवाद तो अभी शुरू हो गया। जैसे कि रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट को कैबिनेट ने पारित किया है और उसके साथ ही विवाद शुरू हो गया। रुक करते अपने अतिथियों का, समझते हैं असहमति क्यों, विवाद क्यों। लेकिन एक चीज और एक तथ्य तो सत्य है कि लोकतंत्र का स्तंभ, लोकतंत्र का आधार ही असहमति होता है। इसी यही कारण है कि लोकतंत्र जिंदा है आज तक। रुक करते अपने अतिथियों का। भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका। आजसू से परवाज खान साहब हमारे साथ हैं। परवाज जी स्वागत है आपका। और कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह साहब हमारे साथ हैं। ऋषिकेश जी स्वागत है आपका। शुरुआत ऋषिकेश जी से। ऋषिकेश जी, 1951-52 में जब पहली बार लोकसभा चुनाव कराए गए, लोकसभा विधानसभा चुनाव, सरकार फॉर्मेशन हुआ, तो पहली बार पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा, राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव कराए गए। ये प्रथा 1967 तक चली। कई बार इस बीच में ज्यादातर समय कांग्रेस ही सरकार में रही, लेकिन आज वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ में कांग्रेस खड़ी है। कारण राजनीतिक है या व्यक्तिगत है, पार्टी का अपना राज्य स्तरीय एजेंडा कुछ है। एक आप लोगों से आग्रह कर दूं, शुरू में ही आप 4 लोग होंगे, अभी जेएमएम से भी एक व्यक्ति जुड़ेंगे हमारे साथ। थोड़ा आप लोग अपना ओपनिंग स्टेटमेंट शॉर्ट रखिएगा, क्योंकि मैं उसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता आप लोगों को। तो थोड़ा आप सभी लोग अपना शॉर्ट रखिएगा, क्योंकि उसके बाद हम लोग डिबेट में एंटर कर जाएंगे। ऋषिकेश जी। अभिषेक जी, आपने जिक्र किया 1952 का इलेक्शन जी, और उसके बाद 1957 का इलेक्शन, उसके बाद 1962 का इलेक्शन। देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद पहली बार इलेक्शन 1952 में हुआ। उसके बाद उस समय की जो परिस्थिति थी उसमें वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा था, लेकिन परिस्थिति देखा गया कि लोकतंत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का कोई जगह नहीं है। अगर सरकार खंडित हो जाती है या सरकार गिर जाती है अगर 2 साल में, तो 3 साल तक वहां प्रेसिडेंट रूल रहता था, जो कि जनता के लिए अच्छी बात नहीं थी। लेकिन अभी जो वन नेशन वन इलेक्शन लाया गया है अभिषेक जी, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। चुनाव चल रहा है राज्य में, और चुनाव राज्य में चल रहा है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा से भटकाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन ला रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यही सरकार है जो अभी 4 राज्य का इलेक्शन होना था, 4 राज्य का इलेक्शन एक साथ नहीं करा पाई, और आज वन नेशन वन इलेक्शन का शिगुफा लेके आई है। मोदी सरकार का पिछला 10 साल में जो असफलता है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, महिला सुरक्षा हो, किसान आंदोलन हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, उन सभी से ध्यान भटकाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का ये नया प्रोपेगेंडा लाया गया है। मैं बता दूं कि इसमें संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। संविधान संशोधन में लोकसभा में 363 और राज्यसभा में 162 सांसद चाहिए, और 15 राज्य सरकार का मंजूरी चाहिए, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल अभी नहीं है, क्योंकि भाजपा के पास 242 सांसद हैं और एनडीए के पास 293, और वहीं राज्यसभा में भी इनके पास बहुमत नहीं है। और जब राज्य सरकार से मंजूरी नहीं मिलेगा तो यह संशोधन बिल पास नहीं हो पाएगा। दूसरा, लोकसभा को भंग करने का एक और तरीका है। संविधान का अनुच्छेद 85(2) में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, उसको भी भंग नहीं कर सकते हैं। और राज्यपाल भी अगर चाहें तो धारा 174 संविधान का उपयोग करके राज्य सरकार को भंग कर सकते हैं।
लेकिन राज्य सरकार इसलिए बनती है कि जनता का काम करे। अगर 5 साल सरकार वन नेशन वन इलेक्शन कराते हैं और 2 साल में सरकार गिर गई तो 3 साल क्या प्रेसिडेंट रूल रहेगा? जनता का जनादेश नहीं आना चाहिए, जनता के मर्जी से सरकार नहीं होनी चाहिए। और 5 साल में अगर एक बार चुन लिया गया सरकार, किसी प्रकार का आप महंगाई बढ़ाते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं, तो जनता 5 साल तक इंतजार करेगी, विरोध करने का अधिकार भी नहीं रहेगा। क्योंकि देश में मध्यावधि चुनाव की व्यवस्था नहीं होती, तो बिल आने पर पता चलेगा। तो अभी से क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? बिल आ जाने दीजिए। 18,500 इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जनहित में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं। अभिषेक, आप क्या रूल लाना चाहते हैं? तानाशाही लाना चाहते हैं? अगर आप महंगाई बढ़ गया, सिलेंडर 5,000 रुपया का हो गया, तो 5 साल जनता इंतजार करेगी। और अभी जब चुनाव होता है राज्य में अभिषेक, तो केंद्र की सरकार भी डरी रहती है कि अगर महंगाई बढ़ाएंगे तो जनमत नहीं मिलेगा। और 4 राज्यों में चुनाव हारने जा रहे हैं, उससे डर से नया सिगुफा लाए हैं। और देखिएगा ये लोकसभा में पास नहीं होगा। इनको अभिषेक रुक जाइए, 10 सेकंड लूंगा। आपने देखा होगा कि विगत कुछ दिनों में वक्फ बिल का बोर्ड जो है कैंसिल हुआ, वो अलग मुद्दा होगा। आता हूं, लैंड एक्विजिशन बिल विरोध हुआ, कृषि बिल वापस लेना पड़ा, उसी तरह से यू टर्न लेना पड़ेगा इनको। आप सभी से आग्रह, एक बार आग्रह सुन लिया करें। शुरुआत में इतना टोकना नहीं चाहिए आपको। कहाँ टोक रहा हूँ सर? आप लगातार सवाल पूछा आपसे बस। ऐसे आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि 1983 में सरकार आपकी थी और 1983 में निर्वाचन आयोग ने पहली बार इसका प्रस्ताव फिर से लाया था, जब 1967 में भंग किया गया था। वो कांग्रेस की सरकार। पॉसिबल हुआ क्या? क्या परिस्थितियां नहीं होंगी अब ये तो देखना पड़ेगा। पॉसिबल हुआ क्या? ये तो जांच का विषय है ना कि जांच का विषय नहीं है, इसलिए नहीं पॉसिबल हुआ कि जनहित में वो सही नहीं था। चलिए प्रतुल दादी जी, जनहित में सही नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति के अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है जिसमें कांग्रेस के भी नेता होते हैं, सभी दलों के नेता होते हैं। एक मिलीजुली कमेटी बनती है। वो कमेटी ये मानती है कि देश में एक चुनाव होना चाहिए, एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया होनी चाहिए। आज तो कैबिनेट ने पारित किया क्योंकि बनाई हुई कमेटी है, और कैबिनेट अगर कमेटी मानती है कि ये होना चाहिए तो बगैर कैबिनेट तो पारित करेगी। ये तो स्वतः प्रक्रिया है। अब फिर जब बिल आएगा तब इस पर बहस शुरू होगी। 18,500 पन्नों का रिपोर्ट है कमेटी का, लेकिन विवाद और विरोध अभी से क्यों? देखिए, संविधान के निर्माताओं की बात करें तो बाबा साहब की बात करें, बाबा साहब और जितने संविधान के निर्माताओं थे, उन्होंने बस यही कंसेप्ट सोचा था कि एक साथ राज्य में और एक साथ लोकसभा का भी चुनाव होना चाहिए। वरना 1952 में जो पहला आम चुनाव हुआ था वो एक साथ, और विधानसभा के तमाम चुनाव एक साथ नहीं होते। देखिए, जब तक कांग्रेस की ब्रूट मेजॉरिटी की सरकारें थी 1952, 1957, 1962, तब तक सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा। ये राज्य में भी शासन करते थे, केंद्र में भी शासन करते थे। उस समय तक वन नेशन वन इलेक्शन पर किसी को आपत्ति नहीं थी। 1967 में इंदिरा गांधी जी दोबारा चुनकर आई, पर इस बार मेजॉरिटी घट गई और 6 राज्यों में उनकी करारी हार हुई। और 1968-69 में कांग्रेस ने बहुत सारी प्रदेश सरकारों को डिस्टेबलाइज करके, जो अपना आया राम गया राम और इस तरह के, आंध्र प्रदेश के एक मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उनको इस्तीफा देना पड़ा, असेंबली भंग हो गई। तो 1968-69 में यह स्थितियां हो गई कि बहुत सारे राज्यों में चुनाव जरूरी हो गया। और जो 1967 के बाद का चुनाव था 1972 में ड्यू था, लेकिन 1970 में लोकसभा को भंग करके चुनाव कराया गया। तो ये तो कंसेप्ट जो था वन नेशन वन इलेक्शन का, इसको कांग्रेस ने सिर्फ पहली बार जब उसकी राज्यों में हार हुई थी, करारी हार हुई थी, तो उस समय इस कंसेप्ट को समाप्त करके अलग अलग चुनाव कराने का निर्णय लिया था। देखिए अभिषेक, अलग अलग आप चुनाव कराएंगे तो किसी न किसी समय हमेशा चुनाव होता रहता है। अभी देखिए हरियाणा, कश्मीर में चुनाव हो रहा है, अभी झारखंड की बारी आएगी, महाराष्ट्र की बारी आएगी, फिर दिल्ली की बारी आएगी, उसके बाद नगर निकायों की बारी आएगी। तो इससे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में है कि मोदी जी का ये प्रॉमिस था देश को, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में ये था कि हम पूरे देश में एक चुनाव कराएंगे विधानसभा और लोकसभा के लिए। और मोदी जी के बारे में प्रचलित है कि मोदी की गारंटी, मोदी का प्रॉमिस, मोदी की गारंटी है, और मोदी जी जो कहते हैं वो डेफिनेटली करते हैं। आपने देखा ना, वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक हाई पावर्ड कमेटी बनी थी, जिसमें कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी भी थे। और इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी सर्वसम्मति से, कोई डिसेंटिंग नोट नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यही, कोई डिसेंटिंग नोट है तो बिल्कुल, तो कोई डिसेंटिंग नोट नहीं है। उसके बाद ये कमेटी ने मार्च 2024 में ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दिया। इसमें था कि 543 विधानसभा और 4,310 जो 4,130 जो विधानसभा है और 543 लोकसभा की सीटों के चुनाव एक साथ कराएंगे। इसके पीछे लॉजिस्टिक था कि 2000 जो अब रियलिटी भी देख ले, 2024 के लोकसभा चुनावों में 1,35,000 करोड़ का भारी भरकम खर्च हुआ अभिषेक।
आपको लगता है इस देश में चुनावों पर, सिर्फ लोकसभा चुनाव में अगर 1,35,000 रुपए का खर्च हो रहा है, तो उसके बाद विधानसभा के चुनाव आते हैं, लगातार 3-4 राज्यों के होते हैं, और उसके बाद अगर आप बात करेंगे अभिषेक तो नगर निकाय के चुनाव भी आते हैं। लेकिन जो रामनाथ कोविंद जी की कमेटी है उसने जो रिकमेंडेशन सौंपा था मार्च में, उसमें सिर्फ लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात की थी। फाइनली मैं रैप अप कर रहा हूं, लेकिन लॉ कमीशन साइमल्टेनियसली एक और अध्ययन कर रहा है कि अगर हम लोकसभा विधानसभा के साथ नगर निकाय के चुनाव को भी जोड़ दें तो ये कितना अच्छा होगा। तो मुझे लगता है वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है, और ये जो लोगों को भ्रम होता है ना कि साहब जो लोकसभा में वोट करेगा जिस पार्टी के लिए, विधानसभा में भी उसके लिए करेगा, तो इनके लिए उड़ीसा का उदाहरण था पिछले चुनाव का, जहां लोकसभा में हमने जीता, विधानसभा में हार गए, वेस्ट बंगाल में लोकसभा में जीता, विधानसभा में हार गए। का समय नोट कर रहा हूं, इसलिए जब आप लोगों से आग्रह करूं आप लोग खुद छोड़ दें अपना फाइनल कमेंट देकर। एक बार स्वागत कर लेते हैं अरविंदर सिंह दोल और बटर सिंह साहब जेएमएम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले परवाज के पास चलता हूं, परवाज काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। परवाज, अब झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, भाजपा और कांग्रेस से तो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात कर लिया। आपसे और बटर जी से समझूंगा कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए या अलग अलग होने चाहिए। परवाज, आप तो क्या मानती है? धन्यवाद अभिषेक। देखिए, सबसे पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन को आज कैबिनेट में स्वीकृति मिली, उसके लिए आसू पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री को धन्यवाद। देखिए, ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है अभिषेक। भारत में लोकतंत्र है, और जब 1949 में जब संविधान, हमको संविधान का अधिकार जब मिला, जब संविधान कंप्लीट हुआ, तो देखा जाए कि इसके जितने भी जो मालिक होते हैं जनता होते हैं। जनता जब होते हैं तो वही डिसाइड करते हैं। भारत में अगर देखा जाए चुनाव प्रणाली तो 4 दिखता है, जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का एक अलग हो गया, लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, और उसके बाद पंचायती राज हो गया, नगर निकाय हो गया। अब ये सब चीज को आप देख लीजिए, इसको देखने के बाद देखिए, प्रतुल जी भी बताएं, ऋषि भी बताएं, ये कब से इस तरह का हुआ, अनस्टेबल हुआ। लेकिन अभी जो फिलहाल हमारा जो जनसंख्या का घनत्व है, जिसके हिसाब से भारत में बेरोजगारी या महंगाई के जैसे ऋषि बात किए थे, ये सब चीज देखते हुए जो एक्सपेंस आता है इलेक्शन में, खास करके जो अभी एक कोट किए थे 1,29,000 या 24,000 समथिंग, 33,000 का, जो बीते अभी 2024 का लोकसभा चुनाव में खर्च हुआ था। ये सब चीज अगर ये इलेक्शन पे ही लगता है, उसके बाद फिर अभी विधानसभा चुनाव आएगा, फिर नगर निकाय का चुनाव आएगा, तो कहीं ना कहीं वित्तीय बोझ तो बढ़ता है। आप महंगाई को भी देखिए, ये सब चीज को देखते हुए अगर इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है, तो जनता ही वो होते हैं जो इलेक्ट करके अपने प्रतिनिधि को उच्च सदन में भेजते हैं, और लॉ मेकर का भूमिका वो निभाते हैं। अच्छी बात है, ये संसद के पटल पे गई है, चर्चा होगी, वोटिंग होगी, उसके बाद इसका निष्कर्ष निकलेगा। टीवी स्टूडियो में बैठ के हम इस तरह का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। जनता ने जो इसको प्रतिनिधि को अपना चुनाव करके भेजा है, वो इस पे एक गहन चिंता करेंगे, डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, उसके बाद ही इसका एक फाइनल खाका होगा। लेकिन ये पहल ही बहुत बड़ा बात है कि इसको सोचना चाहिए कि जिस तरह से अभी हमारा देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, जिस तरह से महंगाई से जूझ रहा है, इसके लिए ये स्वागत योग्य कदम है। बहुत आपने तय समय पर खत्म किया। परवाज, क्या बात है, तारीफ करनी चाहिए। धन्यवाद। और जो सबसे अच्छी बात है कि टीवी स्टूडियो में बैठ के हम लोग निष्कर्ष नहीं निकालते, हम जनता तक, आप तमाम राजनीतिक दलों की बात पहुंचाते हैं कि आपके विचार क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, उनको एक सच्चाई बताते हैं कि कौन जनहित के साथ है, कौन जनहित के विरोध में है। जब 1951-52 में देश में पहली बार चुनाव हुआ था, उस वक्त 1874 प्रत्याशी थे और महज 53 दल थे, और जो लागत आई थी वो 11 करोड़ रुपए की आई थी। अभी प्रतुल जी ने बताया 2024 में 1,35,000 करोड़ का खर्च आया है 2024 में। 2019 में 60,000 करोड़ खर्च हुए थे लोकसभा चुनाव में, सही, और ये उसका डबल से भी ज्यादा खर्च है। और 2019 में 610 दल थे और 9,000 उम्मीदवार थे। ये संख्या तो बढ़ेगी, घटेगी नहीं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे संख्या बढ़ेगी और वैसे वैसे खर्च बढ़ेगा। ये खर्च क्या राजनीतिक दल देते हैं? सभी राजनीतिक दल पैसा दे, चुनाव कराएं, साल भर कराते रहिए साहब, 5 साल तक कराइए। जनता का टैक्स वसूलते हैं, जनता से पैसे लेते हैं, साल में 4 बार चुनाव कराइए, क्या फर्ज है? अपना पैसा लगाएं राजनीतिक दल वाले, ज्यादा बेहतर लगेगा। चलिए रुक करते हैं अरविंदर सिंह दोल और बटर सिंह साहब का। बटर साहब, जेएमएम जब से सरकार में आई 2019 में हैरान परेशान रही, कभी ना कभी मतलब शक्ति प्रदर्शन करते रहना पड़ा। हर बार कांग्रेस के विधायक भड़क जाते थे, कभी कोई कहीं भाग जाता था, कभी कोई कलकत्ता चला जाता था, केस कर देते थे कांग्रेस के विधायक।
बहुत समस्या हो जाती थी और जेबीएम एक दबाव में आ जाता था, मानसिक दबाव में, कि अब सरकार गिर जाएगी, सरकार को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिर एक शक्ति प्रदर्शन होता था, सब कुछ ठीक दिखता था। ऐसे में झारखंड जैसे राज्य के लिए जो लगातार सरकार अगर अस्थिरता के माहौल में रहे, कोई भी बहुमत में पार्टी रहेगी वो सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करती रहे, कितना जायज होगा लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होना? देखिए, सबसे पहले तो जो ये इलेक्शन वन वोट वन नेशन वन इलेक्शन, तो जैसे कहते हैं ना, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। तो ये जो जुमला आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैबिनेट में पास कराया है, इट इज, मैं इसमें कोई संकोच नहीं करूंगा कहने के लिए कि इट इज फॉर द बीजेपी बाय द बीजेपी ऑफ द बीजेपी। सबसे पहले हम इस कमेटी पे डालते हैं, नाम कौन थे कमेटी में। रामनाथ कोविंद जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति, जो पहले बीजेपी में थे। अमित शाह यूनियन मिनिस्टर बीजेपी। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी से इनका काफी करीबी रिश्ता है। सुशील कुमार मोदी बीजेपी लीडर। एनके सिंह चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, और जहां जहां बीजेपी की सरकार रही है वहां वहां अच्छे पोस्ट पे रहे हैं। एकमात्र संजय कोठारी थे जो फॉर्मर सेक्रेटरी हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, जिनका कोई भी पॉलिटिकल ऐसा एफिलिएशन मिला नहीं मुझे खोजा। और संजय कश्यप है फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, जिनको बहुत जगह पाया गया है कि ही इज एडवोकेटेड फॉर बीजेपी रिफॉर्म्स। तो इसमें अब ये बताइए कि सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि किस लिए कमेटी बनाई गई थी? इलेक्शन के लिए। और इसमें इलेक्शन, कोई भी पूर्व इलेक्शन कमिश्नर नहीं। और हमारे मित्र प्रतुल जी तो हर बात पे कहते हैं कि सिटिंग जज से या रिटायर्ड जज से जांच कराइए। तो इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट का फाइनल इंटरप्रेटर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट, और इस एक्ट को पास करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा। तो कोई रिटायर्ड जज नहीं। और ऐसे ऐसे जज रहे हैं जिन्होंने, जैसे जस्टिस लोधा है, जस्टिस RS वर्मा है, जिन्होंने इलेक्शंस के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स फाली नरिमन है, माधव गोडबोले हैं, वैसे कोई लोग नहीं। तो ये कौन सी कमेटी थी? क्या चाहते थे कि क्या जो हम कमेटी को बोले? और जैसे अभी 2-3 चैनल्स में मैं सुन रहा था कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया गया कि आप ऐसा हमको रिकमेंडेशन दीजिए। तो इलेक्शन कमीशन अपना रिकमेंडेशन देगा कि आपके कहने वाला रिकमेंडेशन देगा? ये अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। बटर साहब, और हमारे मित्र दोनों, बटर साहब, कमेटी गठित करना हमारे हाथ में नहीं था। सर, सवाल मेरा यह था आपसे कि जेएमएम क्या देखती है झारखंड के लिए, कितना जरूरी? अब तो कमेटी गठित हो गई, कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, कैबिनेट ने पारित कर दी, कमेटी का मसला ही खत्म हो गया। अब तो फिर अब बिल आएगा, बिल देखेंगे लोकसभा में, राज्यसभा में क्या कुछ करते हैं ये लोग। मैं सवाल मेरा यह है कि सर, झारखंड जैसे राज्य में कितना जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन के प्रभाव में आना, एक साथ दोनों चुनाव हो जाए, या झारखंड तैयार है साल में 5 साल में 3-4 चुनाव के लिए तैयार है, हर बार 5 साल के लिए सरकार बने, मध्यावधि चुनाव होकर सरकार गिर जाए? झारखंड सरकार जो है वो झारखंड सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहती है। और आज का जो इनका ये पाया गया, जो उन्होंने कैबिनेट में पास किया, ये दिखाता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के जिन्होंने फादर्स कहते हैं, उनकी समझ इनके सामने कितनी छोटी थी, है ना? कि उनको बार बार ये लोग बोलते हैं कि पहले होता था, तो पहले किस चीज का इलेक्शन एक साथ होता था? खाली असेंबली का और स्टेट का, ऐसे सेंटर का, असेंबली का। पर थर्ड जो हमारे तीसरा ये है, जो म्युनिसिपैलिटीज है और जिला परिषद है, ये तो उस समय हुआ ही नहीं कभी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कमेटी में 7 कंट्रीज का दिया गया कि हमने 7, मेरी बात सुन लीजिए, आप बोल 7 कंट्रीज का इन्होंने स्टडी किया, है ना? जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, बेल्जियम, जर्मनी, साउथ अफ्रीका एंड एक है स्वीडन। संविधान निर्माण के लिए। हाँ, वन वहां पर होता है। तो आपने उनकी जनसंख्या और हमारी जनसंख्या को कभी कंपेयर किया है? तो मतलब क्या नहीं किया। तो हम कहते थे क्या बाबा साहब का गलत निर्णय था? बाबा साहब अम्बेडकर साहब का गलत निर्णय था संविधान निर्माण। हम तो इसके अगेंस्ट हैं जब तक ये। और सबसे पार्ट है कि अभी कल तक आजसू के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, वादों का क्या हुआ, आज चेंज हो गया, खत्म हो गया, वो सब चला गया।
कोई मुद्दा रह ही नहीं गया। हम तो देश में बोल रहे हैं मोदी जी अनएम्प्लॉयमेंट का क्या किया, महंगाई इतनी, इन्फ्लेशन इतनी, रोजगार नहीं, तो वो सबको हटाने के लिए मैं बता रहा हूं क्यों लाया गया अभी जस्ट। और यही इनकी अगर थी तो 23 मार्च को ये रिपोर्ट आई थी, इलेक्शन कमीशन को कह के 4 ये स्टेट्स के तो इलेक्शन एक साथ करा देते। उस समय बहाना दे दिया इलेक्शन कमीशन ने कि मौसम खराब है, त्योहार है। तो इंडिया में तो हर महीने हर दिन किसी स्टेट में कोई ना कोई त्योहार है, तो कैसे ये सब नैरेटिव कैसे चेंज हो जाएगा इलेक्शन कमिशन का तुरंत? क्योंकि मोदी जी ने कह दिया, पापा ने कह दिया, इसलिए हो जाएगा चेंज। मुझे 20 सेकंड नहीं, ये रेस हो रहा है। बटर जी आप रुक जाए सर, जो चल रहा है 9:18 से आप बोल रहे थे, आप मीडिया से ये न्यूज हटाने के लिए ये नया बॉम्बशेल पड़ा है और ये मास्टर ऑफ यू टर्न हो चुके हैं। सर सुन ले, देर से आवाज पहुंच रही है, सुन ले थोड़ा सा। 9:18 से आपने बोलना शुरू किया था, 9:23 हो गया। आज मैं टाइम नोट कर रहा हूं हर प्रवक्ता का कि आपको शिकायत का अवसर ना हो कि उसने ज्यादा बोला और मुझे कम बोलने दिया गया। अगर मैंने थोड़ा बहुत डिस्टर्ब किया तो ऋषिकेश को ही किया। चलिए देखिए हाँ, उसी के लिए मैं बोल रहा था, मैं ज्यादा नहीं 30 सेकंड ले। देखिए सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है, सूरत भी बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार साहब बोले थे, अभी बटर साहब जो बोल रहे थे, आए वही अंतिम लाइन पे, इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे वही बात कर रहा था कि चुनावी खर्च पे कितना करोड़ों रुपया जो खर्च हो रहा है उस पे एक इनिशिएटिव लिया गया, तो इस पे चर्चा होनी चाहिए। लॉ मेकर कहते हैं, आपने बोला था कि झारखंड सरकार संविधान के हिसाब से चलता है। भाई साहब आप तो एक्सपोज हो गए। संविधान के हिसाब से जब चलता है तो मुख्यमंत्री को डिसीजन होता है कि विधायक दल के नेता को चुनाव के लिए बुलाना, कॉल करना पड़ता है मीटिंग। लेकिन जो तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी थे तो उनको तो पता ही नहीं चला था कि विधायक दल का नेता कौन बुलाया था। दूसरी बात, आप जब संविधान के रहे तो नगर निकाय के चुनाव क्यों नहीं करा पाए? ये सब चीज को बोले ना, इधर उधर भ्रम फैलाने से नहीं, स्पष्ट पे आइए। हाँ, स्पष्ट आइए और उस चीज को बोलिए। सही है, आप एक लाइन पे आप बोलते हैं कि हम इसके खिलाफ है, खिलाफ है, उसके लिए तर्क भी देना चाहिए, क्यों खिलाफ है, क्या है कारण। चलिए प्रतुल दादा जी, ऋषिकेश आप अपना भी जवाब दे दीजिएगा, बटर जी का भी जवाब दे दीजिएगा। और कांग्रेस का आरोप है कि मध्यावधि चुनाव हो जाने के बाद, वन नेशन वन इलेक्शन में जब मध्यावधि चुनाव हो जाए, 2 साल में सरकारें गिर जाती थी, तो उसके बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन होगा जो जनहित के विरोध में है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, टेन्योर फिक्स हो जाएगा कि अगर 2019 में चुनाव हुए, 2024 में चुनाव होते हैं, तो सरकार 2029 तक के लिए बन गई है। सरकार अगर गिर जाती है, मध्यावधि चुनाव होगा भी अगर, तो उसके बाद जो सरकार बनेगी उसका कार्यकाल 2029 तक का होगा। प्रतुल जी जल्दी बिल्कुल दुरुस्त जानकारी आपकी अभिषेक। और मैं एक चीज और बताऊं, मैं जेएमएम के प्रवक्ता को सुन रहा था, साहब ये लोग अभी भी डिनायल मोड में है। सिक्योरिटी फोर्सेस का इतना हेवी डिप्लॉयमेंट होता है, हमारे यहाँ नक्सलिज्म की समस्या है, कश्मीर जैसे जगहों पर इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट है, वहां से इनको हटा के विड्रॉ करके इनको चुनाव वाले स्टेट्स में लगाया जाता। अभी हम लोग 2-3 बार बता चुके, 1,35,000 करोड़ का खर्च हुआ था पिछले लोकसभा चुनाव में, जो झारखंड के एनुअल बजट से ज्यादा है। और ऐसे तो चुनाव लगातार पूरे 5 वर्ष होते रहते हैं कहीं ना कहीं। और अरविंदर को मैं सुन रहा था, जेएमएम के प्रवक्ता को बड़ा कन्वीनियंटली इन्होंने जो नाम बोला था, वो कोई कश्यप का, सुभाष कश्यप है, वो लोकसभा के पूर्व महासचिव थे और कभी किसी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नहीं थे। गुलाम नबी आजाद को कह दिया कि बीजेपी से जुड़े, यानी जो कांग्रेस छोड़े बीजेपी से जुड़ जाए साहब, वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और इन्होंने कहा कि कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट नहीं है। तो हरीश साल्वे जुडिशरी की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, वो इसके मेंबर नंबर 2 है। तो कहां से, किस दुनिया में आप रहते हैं जो आप कह रहे हैं कि ये नहीं है? और इसके अतिरिक्त संजय कोठारी पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त भी हैं। तो एक बहुत इंडिपेंडेंट कमेटी, तो किसी का डिसेंटिंग नोट नहीं था। मार्च में ये रिपोर्ट सौंपी गई, कैबिनेट ने अब निर्णय लिया। साहब बहुत कहते हैं ना, वो पंक्तियां याद आ गई, थोड़ा चेंज करके आपको बताऊं। हंगामा क्यों है बरपा, देश हित की तो बात की है, चोरी तो नहीं की, डाका तो नहीं डाला। साहब देश हित की बात है, बार बार चुनाव का खर्च क्यों डालेंगे? और इन्होंने एक फैक्चुअली बात और गलत बोली कि लोकल बॉडीज की चुनाव। साहब जो रामनाथ कोविंद साहब की अध्यक्षता में कमेटी थी, उस पर यह प्रश्न उठा रहे, पूर्व राष्ट्रपति है साहब, उनकी अध्यक्षता में बनी कमेटी पे आप प्रश्न उठा रहे हैं, उसमें लोकल बॉडीज के इलेक्शन का कोई जिक्र ही नहीं है, सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन का जिक्र है। वो तो लॉ कमीशन अब एक्सप्लोर कर रही है, वो कैबिनेट मानेगी कि नहीं मानेगी, और लॉ कमीशन ने भी फाइनल रिपोर्ट नहीं दी है लोकल बॉडीज पे। तो रामनाथ कोविंद साहब की रिपोर्ट में सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन का जिक्र है। लेकिन ये आधा अधूरा ज्ञान के साथ बोलेंगे ना, असल में इनको मिर्ची लगती है। क्यों बीजेपी को फायदा होगा साहब? यानी आप अज्यूम करके चल रहे हैं कि बीजेपी सेंटर में लगातार आने वाली है, वही पैटर्न में स्टेट में भी वोट होगा। मैं तो वही कह रहा हूं कि जब 300 के पार आंकड़े थे, 400 के पार दावे थे आपके,
तो अब तो स्थिति है कि 294 पे आप हैं और 334 पे आप हैं, माफ कीजिएगा 234 पे आप है, विपक्ष है। तो फिर ये तो किसी भी दिन तस्वीरें बदल सकती हैं। अगर चुनाव एक साथ होता है तो उसमें समस्या कहां है, ये समझने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होता है, जनता के लिए क्या बेहतर होगा। जनता जिनका वोटिंग रेशियो लगातार गिरता जा रहा है, वो जनता जो अब मतदान केंद्रों तक नहीं जा रही है और उनको मतदान केंद्रों तक लाने के लिए करोड़ों रुपए फूके जाते हैं साहब, और ये रुपए चुनाव प्रचार के नाम पर फूके जाते हैं, जन जागरूकता के नाम पर फूके जाते हैं। इसका हिसाब किताब मिलान कर पाना आसान नहीं। खर्च बढ़ते जा रहे हैं चुनाव के, जैसा मैंने आपको बताया 2051-52 में जो 11 करोड़ रुपए हुए थे खर्च, आज 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। जनहित के बारे में आपने कहा था कि अगर चुनाव नहीं होते, मध्यावधि चुनाव 2 साल में सरकार गिर जाती है, तो कहीं ना कहीं यह जनहित के लिए उचित नहीं है कि 3 साल तक वहां राष्ट्रपति शासन रहे। संभव है कि बिल में यह आ जाए कि टेन्योर फिक्स हो और मध्यावधि चुनाव हो, जो जहां तक जानकारियां मेरी है, 18,500 पन्नों का बिल है, पहले खुल के आ जाए सामने। रिपोर्ट है, माफ कीजिएगा रिपोर्ट है, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है देखना जरूरी होगा। लेकिन अगर समय सीमा निर्धारित हो जाती है और झारखंड जैसे छोटे राज्यों में जहां जो बजट है, खजाना खाली होता जा रहा है और 1,35,000 करोड़ खर्च हो रहे हैं, सरकारें अस्थिर हो रही हैं, लगातार सरकारों का यहां पर जिस तरीके से हम लोग कहें प्रयोग स्थल बन गया है, प्रयोग भूमि बनाकर रख दिया गया झारखंड को, तो यहां के लिए तो अच्छा ना है सर कि चुनाव एक बार में हो जाए, लोकसभा भी और विधानसभा भी तय हो जाए, टेन्योर फिक्स रहे। भैया मध्यावधि भी कराएंगे, सरकार गिरा ही लेंगे, कभी आप गिरा लें कभी वो गिरा लें, तो कम से कम ये तो फिक्स रहे कि 2029 में फिर तो चुनाव होंगे। अभिषेक, आप इस निर्णय पर मत पहुंचे कि क्या अच्छा होगा और क्या गलत। ये लोकसभा में जब बिल आएगी तब चर्चा में पता चलेगा। लेकिन मैं सबसे पहले 2 छोटी जवाब देना चाहता हूं भाजपा प्रवक्ता को। वो बोल रहे हैं कि हंगामा क्यों है बरपा, देश हित की बात है। मैं बताना चाहता हूं कि हंगामा इसलिए बरपा है, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन भाजपा हित की बात है। इसलिए कहना चाह रहा हूं कि देखिए, क्षेत्रीय दल अभी कई राज्यों में हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन के माध्यम से क्षेत्रीय दल को पहले खत्म करना चाहते हैं। आंसू जो आज उछल रहा है, सबसे पहले आंसू को खत्म करेंगे और देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों का शासन है। 1 नेशन 1 इलेक्शन में अगर खंडित जनादेश आता है तब क्या होगा? अगर जनादेश आने के बाद 2 साल बाद सरकार गिर जाती है तब क्या होगा? अगर आप कहते हैं कि 5 साल का टेन्योर फिक्स हो जाएगा, तो जिस राज्य की जनता अगर खंडित जनादेश दे पाई तो उसको दोबारा 5 साल में सरकार चुनने का मौका आप छीनना चाहते हैं? कि आप राष्ट्रपति शासन लगा के तानाशाही लाना चाहते हैं? जवाबदेही नहीं लेना चाहते हैं? जवाबदेही से भाग रही है सरकार और नया जुमलेबाजी ला रही है। और मैं इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं कि गुलाम नबी आजाद के बारे में बोला कि इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, कश्मीर में वो भाजपा के एजेंट के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा और उनका एजेंट दोनों बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। पिछले 8-10 दिनों से अभिषेक, मैं पिछले बताना चाहता हूं, पिछले 8-10 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के नेता, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी और कीचड़ में लोट कर गाली दे रहे हैं। और उससे ध्यान भटकाने के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन का ये प्रोपेगेंडा लाए हैं। सुनिए अभिषेक, बात बीच में नहीं। तो केंद्रीय मंत्री की पिटाई करेंगे। आपके महानगर अध्यक्ष कुमार राजा कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री जुबान संभाल के बात करें, नहीं तो पिटाई होगी। हम लोग कोई भाजपा का नेता जुबान काट के लाने वाला को 11 लाख देने की बात करेगा, कोई जुबान जलाने की बात करेगा, कोई आतंकवादी बोलेगा, तो क्या पार्टी का कार्यकर्ता और नेता क्या चुप रहेगा? सब गांधी जी को नहीं मानते हैं, कुछ भगत सिंह को भी मानते हैं कांग्रेस में। लोग को नहीं मानते हैं, ठीक है, ये भी गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है, लेकिन कुछ भगत सिंह को मानने वाली भी पार्टी में है और उनका जवाब सही था। और मैं बताता हूं कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता के जुबान काट के लाने वाला को 11 लाख रुपया का इनाम का बात किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी उस पर चुप है। जुबान जलाने की बात कर रहे हैं कौन? इनके सांसद, राज्यसभा के सांसद अनिल पोंडे जी, और उस पर भारतीय जनता पार्टी चुप है। यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ जो अनर्गल बयानबाजी करवा रही थी, कीचड़ में लोट के जो गाली दे रहे थे, जब इन पर उल्टा पड़ने लगा, देश के नागरिक नाराज होने लगे, उन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन का नया जुमला लाए हैं। और यह जुमला साबित होगा अभिषेक
क्योंकि लोकसभा में पास करने के लिए 362 सांसद चाहिए, 34 राज्यसभा में 162 चाहिए। वो तो है सर, कहाँ है इनके पास बहुमत? कहाँ है? वो तो हमने रिपोर्ट में दिखा दिया। तो इनके पास बहुमत कहाँ है? बहुमत नहीं इस तरह का साथ में ना 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार थी। साथ में है, अभी आपके कितने घटक दल साथ में, उनके कितने घटक दल विरोध में होंगे, ये नहीं, तो वो तो सामने आ जाएगा, लोकसभा में बिल आएगा तो। लेकिन ये जुमलेबाजी को आप सही मत ठहराइए स्टूडियो में बैठ के। ये जुमलेबाजी है। जिस तरह से महिला आरक्षण का बिल आया था, कहाँ गया महिला आरक्षण? कहाँ मिला 2024 के इलेक्शन में? काबू कीजिए, मैं बिल्कुल नहीं ठहराऊंगा। आप भविष्य बता दीजिए कि कश्मीर में क्या होने वाला, वो सही है, आपकी इच्छा है। मैं राजनीतिक दल का प्रवक्ता हूं, मैं राजनीतिक दल का प्रवक्ता हूं, आपने मैं बताऊंगा कि मेरी पार्टी जीत रही है। मैं जनता के लिए बात रखूंगा, आप मुझे इससे नहीं रोक सकते। आप रखिए, ये मेरा लेकिन विचार है, निर्णय पर पहुंचने से पहले सोचना होगा। क्या सोचना होगा सर? आप कैसे निर्णय ले रहे हैं? मैंने कहा कि पैसा कम खर्च होगा कि ज्यादा खर्च होगा, क्यों आप निर्णय लेंगे? मैंने कहा इंतजार करिए, मैंने कहा नया जुमलेबाजी का समर्थन मत करिए। मैंने कहा कि रिपोर्ट आ जाने दीजिए, रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद ये तय होगा। आप एक ही मुद्दे पर अड़े हुए हैं कि 2 साल में सरकार गिर जाएगी तो 3 साल राष्ट्रपति शासन रहेगा, लेकिन आप सवाल जायज है कि नहीं बताइए कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहेगी तो सवाल मजा आएगा। मैंने सवाल जायज पूछा कि नहीं पूछा, ये बताइए आप जनता को। अभिषेक ऋषि को बोले थे हम। चलिए परवाज खान साहब 5 मिनट 4 मिनट ले लिया, ठीक है, फिर अभी चलिए अभिषेक मिनट आपको देना पड़ेगा। बहुत हंगामा होता रहा स्टूडियो में इस बात को लेकर, विपक्ष का आरोप लगता रहा है कि भाई ये बोलने नहीं देते हैं। नहीं। तो भैया समय फिक्स है, आपको जब इच्छा हो आप भी नोट कीजिए, आके देख भी लीजिएगा मेरे पास भी। मैं 30 सेकंड भी ले लीजिए। अभिषेक ऋषि अभी बोल रहे थे ना कि क्षेत्रीय पार्टी का लेके, प्रवास साहब के बाद क्षेत्रीय पार्टी का लेके 30 सेकंड उन्होंने नाम भी लिया था। देखिए बिल्कुल आंसू उछल रहा है, आंसू उछल रहा है और आंसू का अस्तित्व समाप्त हो मैं जाएगा। वही बात बता रहा हूँ कि पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का जब अध्यक्षता में जब मीटिंग हुई थी तो 6 राष्ट्रीय पार्टी और 33 राज्य की पार्टी और 7 जो पंजीकृत गैर पंजीकृत पार्टी, इन्होंने अपना समर्थन पत्र लिखा था वहां एक देश एक चुनाव के लेके। आप काहे डर रहे हैं ऋषि? सबसे ज्यादा डर इसलिए होता है कि जिस राजनीतिक पार्टी के साथ जनता अगर नहीं रहती है, ऋषि एक मिनट, जिस राजनीतिक पार्टी के साथ जनता नहीं रहती है, जनता दूरी बना लेती है, वो राजनीतिक पार्टी को इससे डर होना चाहिए। आसू पार्टी में बता रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं मैं बता रहा हूँ कांग्रेस की सरकार ही नहीं आएगी। आसू पार्टी का जवाब नहीं है। आसू पार्टी इसी के लिए पैदा हुआ था, एक अलग नहीं, इसी के लिए पैदा हुआ था कि जन आधारित मुद्दा पे बात करते हैं हम। मुझे एक लाइन का जवाब दे दे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऋषिकेश या कांग्रेस इसलिए डर रही है कि ऐसा लग रहा है कि केंद्र में या मोदी की लहर चलती रहेगी, कांग्रेस की सरकार ही नहीं आएगी। मोदी जी की लहर खत्म हो रही है ना कि लोग 203 से 240 हो गए। नहीं, जनता वही डर है, लेकिन जुमलेबाजी से हम लोग नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं। हम तो भाजपा की जुमलेबाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभिषेक मुझे मेरा बात को कंप्लीट होने दीजिए। अभिषेक ये डिस्कशन यही हो रहा है, यही हो रहा है। डर देखिए ना, मेरा होता है। अभिषेक आप बात कर रहे थे शब्दावली, आपके साथ ही अभिषेक डिबेट में गठबंधन के दल है, आंसू को बोलने भी नहीं दीजिएगा सर। क्षेत्रीय पार्टी का एकदम अस्तित्व खा जाइएगा, रुक जाइए। प्रतुल भाई 2 मिनट बोला है सर। अभिषेक वही बोल रहा होता 2 मिनट में आधा मिनट मैंने भी लिया, आपने भी लिया। लगता है कि उनका जनता का जनाधार खिसक गया है, उसको एक डर है। आसू पार्टी 1986 में जब आई थी, सिर्फ जन आधारित राजनीति के लिए आई थी, और ये 25 साल नौजवान माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी का पार्टी है। ये हर एक चीज का नहीं खत्म हो गई। हम लोग शब्दावली के लेके बात करते हैं। आपके के साथ 10 सितंबर को आप डिबेट में बैठे थे, आपके कांग्रेस के ही नेता थे जो भाजपा के वरिष्ठ नेता को आदमखोर बोले थे। अभिषेक आपके साथ हम 10 सितंबर को इसी टीवी डिबेट में बैठे थे। कांग्रेस के नेता ने भाजपा के जो अभी जो नेता है उनको आदमखोर बोले थे। ये शब्द पे माफी मांगे क्या कोई कांग्रेस? अब वहाँ कहाँ जा रहे हैं सर? अब 10 सितंबर का फिर निकालू। उस दिन क्यों नहीं, उस दिन क्यों नहीं बात रखे? प्रतुल साहब जी, मुद्दा नहीं है। जवाब किसका आप देना चाह रहे हैं? आप लोग दोनों को नहीं टोका, कृपया। नहीं, मैं आपको टोक रहा हूँ। आप जवाब किसको देना चाहते हैं? आप जवाब मेरे सवाल का जवाब देंगे,
आप बटर जी के सवाल का जवाब ये डिस्कशंस में जो पॉइंट्स आए हैं, अगर आप सबका जवाब देंगे, आप अनुमति दे तो आप बोलिए ना, बोले बस 20-30 सेकंड लूंगा मैं। देखिए मैं कह रहा हूं ना, 2 मिनट में बोलिए। वन नेशन वन इलेक्शन को जेएमएम के प्रवक्ता ने कहा बाय द बीजेपी फॉर द बीजेपी ऑफ द बीजेपी। ये कौन सा लॉजिक है साहब? आप इस देश की जनता के विवेक पर प्रश्न कर रहे हैं, उनको आप कह रहे हैं कि उनकी समझ नहीं है। आप भूल गए 2019 का उड़ीसा का इलेक्शन, जहां लोकसभा में हम लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में सीटें जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव हार गए थे। तो ये अगर देश की जनता की आपको समझ पर प्रश्न है, तो ये तो साहब आपकी सामंतवादी व्यवस्था को दिखाता है। दूसरा बात, राष्ट्रपति शासन का बार बार उल्लेख होता है, ये लोकसभा के पटल में आने दीजिए ना। क्या इसके मैकेनिज्म जो रामनाथ कोविंद जी ने सुझाया, उनकी अध्यक्षता वाली कमेटी ने, और लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाएं क्या तय करती है, उन पर छोड़ते हैं। लेकिन जहां तक राष्ट्रपति शासन की बात है ना, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल और इधर का हमारा 10 वर्षों का कार्यकाल, हमने एक भी चुनी हुई राज्य सरकार को डिसमिस नहीं किया। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में आप देख ले इतिहास उठाकर, और रिकॉर्ड कांग्रेस ने धारा 356 का दुरुपयोग करके 100 से ज्यादा बार चुनी हुई राज्य सरकार को डिसमिस किया, जिसमें 70 बार से ज्यादा स्वर्गीय माननीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने चुनी हुई राज्य सरकार को डिसमिस किया था। ये नहीं, आप पहले मुझे खत्म करने दे ऋषिकेश, फिर जितना बोलना वो बोलिएगा ना। तो ये चुनी हुई सरकारों को जो डिसमिस करने का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। और साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टेन्योर और हमारे टेन्योर को जोड़े तो हम भी कुछ समय सरकार में थे, लेकिन हमने किसी चुनी हुई सरकार को कभी तक डिसमिस नहीं किया। जबकि हालात बहुत खराब थे, लेकिन हमने फिर भी पूरी कोशिश की, राज को नियंत्रण करने का मौका दिया। इन्होंने तो सिर्फ सत्ता के लिए रातों रात सरकारों को डिसमिस किया। एक उदाहरण बता दे जो हमारे से डिसमिस किया गया। बस खत्म। वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में है साहब, राष्ट्र के विकास के लिए गति देगा, पैसे की खर्च कम होगी, सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति कम होगी। बटर साहब, आ रहा हूं के साहब के पास। इसके बाद बटर साहब, मुझे एक बात बताइए कि राज्य में जब जब विधानसभा चुनाव होते हैं, अगर कई बार होते हैं, तो एक बड़ा अच्छा वर्ड है फ्रीबिज। ये फ्रीबिज का जो खेल है, इससे राज्य की सरकारों का वित्तीय बोझ बढ़ जाता है। फ्रीबिज आप समझ रहे होंगे बेहतर, कि मुफ्त की सेवाएं जो घोषित की जाती हैं और मुफ्त के दान जो बांटे जाते हैं, जनता के पैसे ना सरकार के लिए पैसे ना सरकार के पैसे, ना विपक्ष के पैसे, हमारे जनता के, हमारे आपके टैक्स के पैसे बढ़ता है, सरकार बांट देती है। सरकारों को बांटने का अधिकार है। और जो टैक्स नहीं भरते हैं साहब, वो ठीक है, मजे में रहे अपना, जो भी जैसे करना है, लेकिन फ्रीबिज पर तो लगाम लगेगा। और झारखंड जैसे राज्य के लिए जेएमएम एक यहां की क्षेत्रीय पार्टी है। क्या अभी जो ऋषिकेश ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व हो जाएगा, यही भय है जेएमएम के विरोध करने का, और फ्रीबिज पर भी अंकुश लग जाएगा? एक बड़ा कारण यह भी है बटर साहब। आप लोग जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, आप और हमारे जितने एनडीए के जो दोनों प्रवक्ता हैं, मैं और ये 1,35,000 करोड़ ये खर्चा आपको किसका लग रहा है? सरकार खर्चा कर रही है क्या? इलेक्शन कमीशन का बजट 350 करोड़ का पूरे साल का, जिसमें वो इलेक्शन कराती है। ये पैसा इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज का खर्चा है सर। ये बीजेपी इसलिए करा रही है कि अब इसको चंदा बॉन्ड आने बंद हो गए, इसके पैसे खर्चे, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा खर्चा ये करती है। इसको इसलिए तकलीफ है कि अब बार बार नहीं करना पड़े। हमारे पास कहां से पैसे लाएंगे? मेरे पास 2019 के आंकड़े हैं, मैंने जो कहा, और नहीं देखिए, ये इलेक्शन कमीशन जो खर्च करती है, उसमें एक बैरिकेडिंग है। ये तो स्टेट गवर्नमेंट पे निर्भर है ना, पूरी स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट के खर्च को जोड़ दो तो 1,35,000 खर्च सरकारी खर्च है। प्रत्याशी को कितना खर्च करना है, करोड़। सुन लीजिए उनको, बोले अगर प्रत्याशियों का खर्च है तो ये निराधार है 1,35,000 करोड़। लेकिन मेरे पास जो आंकड़े हैं 2019 के, 60,000 करोड़ तो हुए हैं खर्च 19 में। और सरकार के नहीं हुए हैं, प्लीज क्लियरिफाई कर दीजिए। 2019 में 60,000 करोड़ सरकार के खर्च हुए। इलेक्शन कमीशन की अपनी कोई बॉडी नहीं होती, वो राज्यों के पुलिस और राज्यों के सरकार के अधिकारियों से चुनाव कराती है, तो उनके खर्च को भी जोड़ना होगा ना। आप सिर्फ इलेक्शन कमीशन के बजट को क्यों देख रहे हैं? वो तो जल्दी बोलिए बटर साहब।
ये पैसा जो इलेक्शन कमीशन पार्टीज खर्चा करती है वो डायरेक्ट जनता के पॉकेट में जाता है। इनको सरकार के खर्चा करने की जरूरत नहीं है डरने की। चले मतलब चुनाव में सरकार का खर्च नहीं होता है। होता है 350 करोड़ तो इलेक्शन कमिशन का बजट नहीं है। उनके सैलरी का और उनके एस्टैब्लिशमेंट का खर्च है। बतुल जी ऐसा कि यह सवाल मुझे पूछने दीजिए साहब। बटर साहब, चुनाव में सरकार का खर्च होता है कि नहीं होता है? सर मैं आपको वही बता रहा हूं, आप उनका बजट निकालिए ना। अपने बजट से ज्यादा तो सरकार नहीं ना खर्च कर देगी सर। तो सर अगली बार निकालो। नहीं अभिषेक, आप अभी क्या कहना चाह रहे हैं ये बताइए सर, थोड़ा जल्दी बोलिए। एक तो आप जूम कर आवाज बोले सर। एक तो ये खर्चे की बात हो गई और दूसरा है कि आप, अब मैं तो बात ही भूल गया क्या मैंने बोलना था। आप लोग तो गलत उल्टा सीधा बोल रहे। देखिए बस एक चीज में बता दो, ये गलत जो बता रहे हैं अभिषेक। नहीं रुक जाए, ऋषिकेश को बोलने दे पहले। ऋषिकेश मतलब ये बहस करें तो आप जो कहते हैं हम बोलेंगे तो गुस्सा नहीं लगेगा, ये ठीक नहीं है। उन्होंने भी आपने भी कहा, उन्होंने सत्ता के लिए भत्ता वाला था। ऋषिकेश ये जो फ्रीबीज की घोषणाएं होती हैं चुनाव के पहले, कोई भी सरकार राज्य की हो, बटर जी क्या कह रहे हैं भाई? साउंड दीजिए बटर जी का। फ्रीबीज याद आ गया मुझे। वही तो मैं बोला, सत्ता तो के लिए आप भत्ता। इतने सिलेक्टिव एमनीशिया से क्यों ग्रसित हैं कि आपको खाली स्टेट की फ्रीबीज नजर आती है? 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना पिछले बार बीजेपी ने तो कभी फ्रीबीज सेंटर में दिया नहीं, खाली स्टेट वाले फ्रीबीज देते हैं। आपका कहना यह है सेंटर कोई फ्रीबीज नहीं देती? आप बोल दीजिए। स्टेट दे सेंट्रल दे, एक ही बार देगी ना सर। चुनाव तो एक साथ हो जाएंगे। जनता के विवेक पर डर लग रहा है इनको। मैं फ्रीबीज की बात कर रहा हूं। मैं फ्रीबीज की मैं भी बात कर रहा हूं। सेंट्रल क्या लगा? अच्छा राज्य सरकार आचार संहिता लगती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में पॉलिसी पैरालिसिस हो अब आप लोग रुक जाए थोड़ा सा ट्रैक इधर-उधर जा रहे हैं। ऋषिकेश जी राज्य सरकारों पर जो वित्तीय बोझ पड़ता है वो कम हो जाएगा। जो फोर्स की कल केंद्र में हो सकता है तस्वीर बदले, आपकी भी सरकारें रहे, कल जो फोर्स की जो व्यवस्था करनी पड़ती है उसका खर्च कम हो जाएगा। रिक्तियां जरूरत से ज्यादा है, मैन पावर आपके पास है नहीं, बार बार खर्च होते हैं, लोगों को वहां चुनाव के लिए लगाना पड़ता है, वो कम हो जाएगा। आचार संहिता के कारण विकास की योजनाएं ठप हो जाती हैं, वो खत्म हो जाएगा। कई चीजों में फायदे भी हैं सर। देखिए जैसा देखना चाहिएगा आपको उस तरीके से दिखेगा, लेकिन देश में जनता अपने मर्जी से सरकार चुनती है और आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते हैं कि मैंने 5 साल में चुनने का मौका दिया और खंडित जनादेश आया तो तुम हमारी बात को मानो। आप 5 साल उसको इंतजार क्यों करवा रहे हैं? खंडित जनादेश आता है। अभी कश्मीर में खंडित जनादेश था, किसी का सरकार नहीं बनी, राष्ट्रपति शासन था, इसलिए 5 साल बाद चुनाव हुआ। 5 साल राष्ट्रपति शासन के माध्यम से लोग वहां पर शासन चलाए। 370 का धारा का इनका हवा निकल गया था, वहां बदलने के बाद सरकार कहां बनी इनकी। उसी तरह मैं कहना चाहता हूं कि भी 1 साल पहले मध्य प्रदेश का इलेक्शन हुआ, राजस्थान का हुआ, छत्तीसगढ़ का हुआ, उसको आप खत्म कर देंगे, इस्तीफा ले लेंगे। 2027 में यूपी का इलेक्शन होगा। जब यूपी का 2027 में इलेक्शन होगा और 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर 2029 में करते हैं तो 27 से 29 तक भाजपा की सरकार कंटिन्यू रहेगी। क्या होगा इसका? लोकसभा में आने दीजिए, लोकसभा में सारी चर्चाएं होंगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सारा जुमलेबाजी का हवा निकल जाएगा। और ये बोल रहे थे भाजपा के प्रवक्ता ये सरकार नहीं गिराए। अरे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में अपने सरकार गिराई, चुनी हुई सरकार गिराई। और झारखंड में तो 5 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां आपका कोशिश नाकाम हो गया क्योंकि यहां एक मजबूत सरकार थी, जनता की सरकार थी। आप ही के विधायक पर केस करके जेल भेज देते हैं। भाजपा पे लगा देते हैं। कोर्ट ने क्या निर्णय दिया हमसे? बरी हुए साहब, सुनिए बरी हुआ, हमने एक्शन लिया अपने पार्टी के विधायकों पर। ये तो जितने भ्रष्टाचारी थे उनको शामिल कर लेते हैं भाजपा में। जिन पर विश्वास करना चाहिए था अपने पार्टी के क्या कहते हैं उस समय कि अपने अपने विधायक पर क्यों नहीं कार्रवाई की? बेचारे निर्दोष निकले। हमने कार्रवाई की, वो निर्दोष निकले और पार्टी के सम्मानित विधायक हैं, लेकिन जितने भ्रष्टाचारी थे सब भाजपा में चले गए। नाम बोलिएगा, नाम गिना दूंगा मैं। वो तो कुछ नाम तो अब याद है, न्यूज 11 के दर्शकों ने सबको याद हो गया। हिंदुस्तान में जितने भ्रष्टाचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी झारखंड में घूम रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा, और लोट लोट के गाली दे रहे हैं झारखंड की सरकार को। कीचड़ में लोट लोट के गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि घुसपैठ के नाम पर गाली दे रहे हैं, पति पत्नी के नाम पर गाली दे रहे हैं। ऋषिकेश जी एक बात बता दें, अगर हेमंत सोरेन साहब आपकी नजर में पाक साफ हैं, बेदाग हैं, कोर्ट की नजर में भी,
अभी रुक जाएं, कोर्ट ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ है। कोर्ट ने क्या टिप्पणी की? ट्रायल नहीं शुरू हुआ। कोर्ट ने क्या टिप्पणी की? डबल बेंच ऋषिकेश जी, तब क्या हत्या कर जमानत दीजिएगा? पर कोर्ट की टिप्पणी की बातें मत करें, अभी पहले केस खत्म मेरिट हो का जाने हिस्सा नहीं दें। होता। तो क्या वैसे ही सेम वही भी अगर कोर्ट में साबित हो जाता भ्रष्टाचार तो जेल में रहते कि बाहर आ जाते? तब साबित आप कर दिए होता, जिनका आपने नाम लिया कोर्ट ने साफ साफ कहा जेल में ही होना कि लैंड चाहिए था। घोटाले में हेमंत सोरेन के खिलाफ एक भी सबूत ईडी नहीं दे पाए। सर, तो इसका हिमंता मतलब क्या बिस्वा हुआ? को भी वो जेल में होना निर्दोष चाहिए है। था। वो भाजपा में चले गए डर से। अच्छा, तो साफ हो गए, साफ हो गए, पाक साफ हो गए। तो आपकी सरकार आएगी ना सर, कमला में गोभी खिला दीजिएगा। आप जांच होगी, ईमानदारी से जांच होगी, और जितने भ्रष्टाचारी गए हैं सब जेल में जाएंगे भाजपा वाले। बिल्कुल सर, जेल भेज दीजिएगा। प्रफुल्ल यादव जी का रुख करते एक बात ऋषिकेश ने बड़ी अच्छी बात कही। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, सरकारें किसकी बनी प्रफुल्ल जी? तो आप लोग अपनी ही सरकारों को खत्म कर देंगे नहीं। अगर 29 का टेन्योर होगा तो, हालांकि मैं जहां तक जान रहा हूं, अगर बिल आते और पारित होते हुए भी 2029 पहुंच जाएगा तो 5 सालों का टेन्योर कमोबेश सभी राज्य पारित ही नहीं होगा। अब बिल पारित नहीं होगा। अगर आंकड़ा कह रहा है कि बिल पारित नहीं होगा। तो अगर दिल्ली सर आपकी विरोध करेगी तब आप लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध करेगी। अभिषेक, मेरी बारी। जुमलेबाजी का विरोध लगातार होगा। वन नेशन वन इलेक्शन का ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं ये समझ से परे है, क्योंकि बाबा साहब ने यही कल्पना की थी कि एक साथ चुनाव होगा, खर्च कम होगा, एक साथ लगातार विकास होगा। और जो ये बार बार कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन की बात, और जो तमाम सरकारें पहले गिर गई तो क्या होगा, तो लोकसभा के फ्लोर पे आने दीजिए ना, चर्चा होगी, सार्थक चर्चा होगी। ठीक है, मेजोरिटी नहीं है, जो दल समर्थन करना चाहेंगे करेंगे, जो नहीं करना चाहेंगे नहीं करेंगे। लेकिन ये बात इन्होंने कहा कि हेमंत विश्व शर्मा भ्रष्टाचारी है, किस कोर्ट ने सजा दी? तो कश्मीर सेक्स फाइल्स में मीर साहब भी तो आरोपी थे, उन पे सेक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगा था। कश्मीर बयानी कर रहे हैं। बिल्कुल, अब देख लीजिए। और शर्मा का केस चल रहा है, आरोप लगने से सोनिया राहुल नेशनल हेराल्ड केस में आरोपी है। सोनिया राहुल 10 साल से सरकार क्या कर रही है? पर कॉग्निजेंस आपकी केंद्र सरकार क्या कर रही है? क्या कर रही है? देश की सरकार की अव्यवस्था है। देश इसको लागू करके रहेगा। आप जो राजी मत करिए। 10 साल से आपकी एजेंसियां क्या कर रही है? आरोप क्यों नहीं सब केस कर पाई? तो आप जुमलेबाजी मत करिए। नेशनल हेराल्ड केस कौन भूल सकता है? क्या कर रही है? एक भी सजा दिला पाए? तो 1,35,000 करोड़ का खर्च जो अभी अरविंदर बोल रहे थे, बस मैं रैप अप कर रहा हूं। 300 करोड़ का जो ये बता रहे हैं बजट इलेक्शन कमीशन का साहब, वो तो उनका एस्टैब्लिशमेंट सैलरी ऑब्जर्वर्स के पेमेंट के लिए है, उसमें चुनाव का खर्च थोड़ी आता। वो तो केंद्र सरकार प्रावधान करती है, वो तो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस का जो खर्च होता है वो 1,35,000 होता है। लगातार बोले कांग्रेस को मिर्ची लग रही, क्योंकि इनको पता केंद्र में तो बीजेपी आएगी। दोनों लोगों ने बोल दिया को वोट करें। अब परवाज को 240 हो गया। परवाज को अब आखिरी करने दीजिए। 3 बार लगातार कांग्रेस फेल की, 3 परवाज तीसरी बार राहुल गांधी फेल। हर क्षेत्रीय दल किसी न किसी गठबंधन सरकार में तीसरी बार प्रधानमंत्री। परवाज आप खुद ही बोल लीजिए, दो लोग बोल रहे हैं, राहुल गांधी तीसरी बार फेल हो गए। दर्शक देखिए फूस बम साबित हुए राहुल। चलिए वाइंड अप दोनों लोगों की ऑडियो गिरवा दूंगा, प्लीज। चलिए प्लीज। परवाज, क्या क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? आजसू को यह लगता है कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन से, या विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं? ये तमाम राजनीतिक दलों के दावे, ये सच है। ऑफ कोर्स देखिए, संविधान भी हक दिया हुआ है अभिषेक, राज्य का केंद्र का अगर देखा जाए तो संविधान ने सबको अपना अधिकार अलग अलग दिया गया है। आप क्षेत्रीय दल की बात करें, दल वही होता है जो जनता से जुड़े हुए होते हैं, और हम आजसू जनता के आधारित पॉलिटिक्स करते हैं, जनता के लिए ही लड़ते हैं। तो इसमें कहा, जब जनता हमारे साथ है तो हम काहे के लिए डरे? डर उसको होना चाहिए जिसका आस्ते आस्ते जनाधार खिसकते जा रहा है, जो झारखंड आंदोलन को बेचते आ रहे और बेचे, उसको डर होना चाहिए क्षेत्रीय का। ये खरीद और बिक्री करने वाले के लिए होता है। देश हित में अगर बात हुआ जाता है, देश हित में हुआ जाता है। ऋषि, हम इंटरप्ट नहीं कर रहे थे ऋषि, आप विलुप्ति के कगार पे ऋषि, आपके राष्ट्रीय कगार पे आप विलुप्ति के कगार पे। ये जो विषय है, ऑडियो डाउन कीजिए आप सारे लोग का, ये जो विषय है ये अनंत बहस का विषय है।
ये विषय ही ऐसा है कि इस पर बहस चलती रहेगी और बिल आने के बाद ही ये पता चलेगा कि लोकसभा और राज्यसभा में परिस्थितियां कैसे बदलती हैं, पलट खाती हैं। लेकिन अगर इसको बिल के रूप में लाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बिल के रूप में लाने वाले भी आंकड़ों के जानकार तो हैं। अब आंकड़े कैसे फेवर में आएंगे और आंकड़ों को कैसे फेवर में लाना है यह देखना होगा, लेकिन जनता को भी यह तौलना होगा कि आखिर उचित क्या है और न्यायपूर्ण क्या है। धन्यवाद देते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह साहब थे, ऋषिकेश जी धन्यवाद आपका। आजसू से परवाज खान साहब थे, परवाज जी बहुत धन्यवाद आपका। और बीजेपी से प्रतुल सहदेव जी थे, प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद और उससे ज्यादा धन्यवाद दर्शकों का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।